सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL के 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है आर्थिक विकास के जो सूचक थे, आपको आर्थिक सूचक, गैर आर्थिक सूचक, ये कंप्लीट मैंने एक एक पॉइंट आपको जो है डिटेल में अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाके आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। प्रीवियस में भी मैंने आपको जो है बताया था कि भाई ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। टॉपिक का नाम है कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, मतलब आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तत्व कह सकते हो, कारक कह सकते हो। इस टॉपिक को आप आर्थिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं ये भी कह सकते हो, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आर्थिक विकास में गति आती है, आर्थिक विकास तेज होता है या आर्थिक विकास कम हो जाता है। किन किन फैक्टर की वजह से आर्थिक विकास ज़्यादा होता है, किन किन फैक्टर की वजह से आर्थिक विकास कम होता है। उस चीज़ को कहते हैं प्रभावित करने वाले तत्व या निर्धारित करने वाले तत्व या निर्धारक तत्व या कारक, कुछ भी कह सकते हो। तो मेरे भाई जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको हम जो है दो जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? आर्थिक विकास को आर्थिक भी और अनार्थिक दोनों तत्व प्रभावित करते हैं। जहाँ तक आर्थिक तत्वों का संबंध है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो पूंजी का स्टॉक होता है, संचय की दर होती है, विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी उत्पाद अनुपात होता है, जनसंख्या का आकार और वृद्धि होती है, कृषि क्षेत्र में अधिमेय तथा भुगतान शेष की स्थिति। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आर्थिक के अंदर आते हैं। जबकि अनार्थिक की अगर हम बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान की उपलब्धि, भ्रष्टाचार से मुक्ति एंड ये बला बला, ये जो सारे पॉइंट हैं ये आते हैं गैर आर्थिक के अंदर। ये तो हमने शॉर्ट में पॉइंट वाइज बता दिया, लेकिन नीचे हम जो है इसको एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आर्थिक तत्वों को आर्थिक विकास के लिए प्रधान चालक जो है कहा जाता है। अनार्थिक तत्वों को अनुपूरक तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना आर्थिक विकास को गति नहीं मिल सकती है। ठीक है, इस कारण प्रधान चालक जहां आर्थिक विकास की आधारशिला है, वहीं अनुपूरक जो है तत्व इन्हें गतिशीलता प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। ये आप छोड़ सकते हो, इसके लिए आपका कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो इतनी शॉर्ट में आपको बता दिया कि आर्थिक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं और गैर आर्थिक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, पढ़ना हमें कहाँ से ये चीज़ पढ़ना जो है, हमें ये चीज़ ये पढ़नी है भाई यहाँ से। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आर्थिक कारक कह सकते हो, तत्व कह सकते हो। ठीक है, कारक भी कह सकते हो, कारण कारक, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? पूंजी निर्माण का मतलब होता है निवेश। सिंपल सी बात है। पूंजी निर्माण से अभिप्राय भौतिक उत्पादन के साधनों के निर्माण से है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक उत्पादन के साधन जो है वो क्या होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है यह मशीन। ठीक है, भौतिक उत्पादन के साधन मतलब मशीन। तो आप ये भी कह सकते हो मशीन का मतलब फिक्स एसेट हो गए जिससे कि हम उत्पादन वगैरह करते हैं। आप ये भी कह सकते हो पूंजी निर्माण का मतलब होता है मशीनों का निर्माण करना। ये भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, पूंजी निर्माण का मतलब मशीनों का निर्माण करना होता है। ये भी आप इसको बहुत आसानी से कह सकते हो। ठीक है, पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास की जो है एक की होती है। पूंजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज द्वारा अपनी समस्त चालू आय को उपभोग में व्यय नहीं किया जाता। आय का एक भाग पूंजीगत वस्तु कौन होती है? वो मशीन ही होती है। जैसे कारखाने, मशीन, उपकरण, भवन, बांध, इन सब की चीज़ों के निर्माण में और उसके समय अनुसार वृद्धि में जो है लगाया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया कि भाई आय जो होती है हमारी, वो या तो हम क्या कर लेते हैं, वो या तो हम उपभोग कर लेते हैं, या क्या होता है, या उसकी बचत होती है। ठीक है, तो और बचत से ही क्या होता है? बचत से ही भाई निवेश होता है। तो जितनी ज़्यादा मैं बचत करूँगा उतना ज़्यादा जो है, जितनी ज़्यादा मैं बचत करूँगा उतना ज़्यादा जो है निवेश होता है। और मैंने बोला निवेश ही पूंजी निर्माण है।
पूंजी निर्माण का मतलब क्या है? मशीनों का निर्माण करना, मशीनों के उत्पादन में वृद्धि करना, नई नई मशीनें बनाना, इस चीज को हम पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो जब जिस देश के अंदर, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब जिस देश के अंदर पूंजी निर्माण जितना ज़्यादा होता है उस देश का आर्थिक विकास ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ गति से होता है। जिस देश के अंदर पूंजी निर्माण की गति कम होती है वहाँ पे आर्थिक विकास जो है वो कम होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, आर्थिक कारक या आर्थिक तत्वों के अंदर में सबसे पहला पॉइंट। आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि जिस अर्थव्यवस्था के अंदर या जिस देश के अंदर पूंजी निर्माण की दर ज़्यादा होती है वहाँ आर्थिक विकास की गति ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पूंजी निर्माण की दर कम होती है वहाँ पे आर्थिक विकास की दर कम होती है, ये भी आप जो है लिख सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के रिगार्डिंग। दूसरा जो पॉइंट है आपका कह रहा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है जो आर्थिक विकास को इफेक्ट करता है। प्राकृतिक संसाधनों का अभिप्राय उन सभी भौतिक और नैसर्गिक संसाधनों से है जो प्रकृति की ओर से देश को उपहार में मुफ्त में मिले हैं, जैसे कि भूमि, खनिज, वन, जल, वर्षा, जलवायु, मिट्टी, ये सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आती है। हमें नेचर ने, गॉड ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन जितने ज़्यादा होते हैं वह इन संसाधनों का उतना ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर पाता है, अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाता है और अपना विकास करता है। और भाई जिन देशों में ये नहीं होता वो देश जो है, जब जिन देश के पास संसाधन ही नहीं होंगे, विकास करने के लिए संसाधन चाहिए, तो जब देश के पास संसाधन ही नहीं होंगे तो मेरे भाई बिना संसाधन के देश विकास नहीं कर सकता। देश को विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधन जो है चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे विकास की दर कम होती है। ठीक है, आर्थिक विकास उससे प्रभावित होता है। तो कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि प्रकृति प्रदान साधन सीमित होते हैं। ठीक है, प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए, जो ऊपर हम बात करें, ये लिमिटेड होते हैं, तो इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें मानवीय प्रयत्नों से खोजा जा सकता है परंतु उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता। नेचर से जो हमें मिल रहा है वो लिमिटेड है, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, इफेक्टिव तरीके से, ताकि देश का विकास हो। ठीक है, अगर हमने ऐसा यूज़ करा कि हम उसका यूज़ ही करे जा रहे हैं और देश का विकास भी नहीं हो रहा, तो आप अपने संसाधनों को खराब कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का होना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आर्थिक विकास के लिए। जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन उतना ज़्यादा आर्थिक विकास, जितने कम प्राकृतिक संसाधन उतना कम आर्थिक विकास। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है मानवीय संसाधन। पहला वो था ऊपर प्राकृतिक, अब है मानवीय, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है। मानव कौन? हम, और हम भी संसाधन है। अब हमारी बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स की। हर देखो, विकास हर वो चीज़ संसाधन है जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती है। मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है ऊपर जो हम बात करके आए हैं प्राकृतिक, उससे भी ज़्यादा तो हम लोग हैं भाई इम्पोर्टेंट। जो देश अपनी मानव शक्ति से जितना अधिक कार्य कुशलता और योग्यता से कार्य ले सकेगा ना, मतलब एक देश के अंदर जो बंदे हैं जो काम करते हैं उनको जितना इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएगा, वे देश उतना ही आर्थिक विकास कर सकेगा। जनसंख्या जहां एक और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व होती है, वहीं दूसरी ओर एक दायित्व भी है। भाई जनसंख्या कौन? हम ही लोग तो हैं। मैंने बोला मानवीय संसाधन का मतलब हम लोग, देश की जो जनसंख्या है। अगर कोई देश अपनी जनसंख्या का इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो वो उसके विकास में बाधा बन जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, जनसंख्या एक और तो आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है, वहीं दूसरी ओर एक बाधा है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये बात गलत है। तो कह रहा है सामान्यतः सीमित जनसंख्या की स्थिति में कोई विशेष दायित्व नहीं है, लेकिन जब जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाती है, जो आगे चलकर देश के आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित करती है।
ये या ये जो यहाँ पे इस सेंटेंस में बात की गई है मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये एग्जाम में यही क्वेश्चन लिख के आता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब किसी कंट्री के अंदर अगर जनसंख्या लिमिटेड है, सीमित है, तब तक तो ठीक है, आपके आर्थिक विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, आपके ऊपर लाइबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपने उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया, अगर आपने उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो आगे चल के आपके आर्थिक विकास में जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्लीज़ इसको जो है अच्छे से जो है करिएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो भी स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो कहता है कि मानवीय संसाधन से आशय किसी देश की जनसंख्या और उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शा, उत्पादकता से होता है, ठीक है। एंड मानवीय संसाधन आर्थिक विकास का जो है एक महत्वपूर्ण साधन होता है, बिना इसके आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं सभी निष्क्रिय साधन हैं, केवल श्रम ही सक्रिय एवं अनिवार्य साधन होता है। निष्क्रिय साधन, ये देखिए दो वर्ड इसने यूज किए, एक होता है निष्क्रिय साधन और एक होता है सक्रिय। देखिए निष्क्रिय और सक्रिय का क्या मतलब होता है। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के 4 साधन होते हैं। उनने बोला उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं तो जितने भी 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक है। भूमि का मतलब जमीन, श्रम का मतलब मजदूर हम लोग, एंड पूंजी का मतलब पैसा, और उद्यम का मतलब जो इस काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बाकी जो हैं वो एक्टिव रिसोर्स कौन है, हम, ठीक है। और इनएक्टिव कौन है, बाकी ये पूंजी, श्रम, ये पूंजी, लैंड, पूंजी, ये जो है ये इनएक्टिव होते हैं। आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का ही परिणाम होती है। किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और पूंजी का प्रयोग जनशक्ति के द्वारा ही होता है। मनुष्य जो उत्पादन करता है उसका उपभोग भी वही करता है। देखिए बेटा क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज। कह रहा है, मैंने बोला भाई भूमि होता है, श्रम है, पूंजी है, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब क्या है, ये सब उत्पादन के साधन होते हैं। तो इसका यूज ये कौन करेगा, श्रमिक ही तो करेगा। श्रमिक ही इसका यूज करके उत्पादन करता है और इसका उपभोग भी हम ही लोग तो करते हैं। तो सारी की सारी चीजें, देश की जो जनसंख्या है, जो रिसोर्स है, जो मानवीय संसाधन है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है कि आप अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। इसके ऊपर अभी आगे चल के भी जो है पूरा मानवीय संसाधन के ऊपर, ह्यूमन, मानव संसाधन के ऊपर अभी आगे भी जो है पूरा एक सेपरेट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आता है, बार बार कह रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट है। तो किसी कंट्री के अंदर जितने अच्छे मानवीय संसाधन होते हैं, एक कंट्री जितना अच्छे तरीके से मानवीय संसाधनों को यूज कर पाती है, वो कंट्री उतना ज़्यादा अच्छा आर्थिक विकास करती है, उसकी आर्थिक विकास की दर उतनी तेज, और जो नहीं कर पाती उसकी वृद्धि दर, उसका विकास उससे प्रभावित हो जाता है। सिंपल सी बात है। 4th पॉइंट में कहता है तकनीकी एवं नव प्रवर्तन। इसका मतलब हो गया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, कि भाई आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जहाँ एक और नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर वस्तुओं की क्वालिटी में भी जो है सुधार होता है। भाई नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई इनोवेशन आती है, तो ये तो कोई पता नहीं कैसे ज़रूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी ज्ञान में वृद्धि से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पहले के कंपैरिजन में आप ज़्यादा उत्पादन कर पाते हो, कॉस्ट आपकी कम आती है। इनोवेशन से नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, पुरानियों को अच्छा बेटर किया जाता है। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। तकनीकी ज्ञान का विकास दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी इनोवेशन, विकास उतना ज़्यादा, विकास की दर उतनी ज़्यादा। जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी, कोई इनोवेशन नहीं, विकास की दर उतनी कम होती है। जैसे जैसे वही बोला ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादकता बढ़ती है, और जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे कम होती रहती है, जितनी पुरानी होती रहेगी आपकी टेक्नोलॉजी। रॉबर्ट सोलो ने अपने एक लेख में ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अमेरिका में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि में सारा का सारा योगदान तकनीकी परिवर्तनों का ही है, ठीक है। कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय इतनी ज़्यादा है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट टेक्नोलॉजी का ही खेल है और कुछ नहीं। उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा
न्यू है, हाई टेक्नोलॉजी है और उन्होंने जो इनोवेशन की है जिसकी वजह से उनकी जीडीपी, उनकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर इतनी हो चुकी है। टीडब्ल्यू और अन्य कुमार सेन के अनुसार मानव पूंजी में निवेश अर्थात शिक्षा पर व्यय से आर्थिक विकास में तेजी आती है। अब भाई ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कौन करता है? यहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है भाई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कौन करेगा? हम कह रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, ठीक है। हम कह रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, ठीक है। हम कह रहे हैं इनोवेशन करो, नए नए आइडिया की खोज करो। तो ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, यह मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, कान खोलकर प्लीज। अभी हमने ऊपर जो बात करी है वहां पे बात करी थी मानव संसाधन की। ऊपर मैंने किसकी बात करी है? ऊपर मैंने बात करी है मानव संसाधन की, ठीक है। और यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मानव पूंजी की। मानव संसाधन क्या होते हैं? मानव पूंजी क्या होती है? हर कोई मानव संसाधन है। देश के अंदर जितने भी हर कोई मानव संसाधन है, लेकिन हर कोई मानव पूंजी नहीं है। देश का हर व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल नहीं होता। मानव पूंजी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, लेकिन हर बंदा ह्यूमन रिसोर्स होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये आगे जाके भी टॉपिक आने वाला है कि क्या होता है मानव पूंजी, कैसे देश के अंदर ये हेल्प करता है ग्रोथ के अंदर। ये भी सेपरेट क्वेश्चन आता है, ठीक है। परंतु शिक्षा पर निवेश से आर्थिक विकास में कितना योगदान है, इसकी जांच करना आसान नहीं होता है। यह भी आगे आने वाला है, सिंपल सा है ये तो पॉइंट, ठीक है, कि मानव पूंजी क्या होती है। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कहता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का क्या मतलब होता है? कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ उपलब्ध साहसिक योग्यता से प्रभावित होता है, क्योंकि विज्ञान व तकनीकी के आविष्कार आर्थिक विकास के आधार अवश्य हैं, लेकिन ये निर्जीव साधन हैं। उनको सक्रिय बनाने के लिए नेतृत्व तथा साहसी क्षमता की आवश्यकता होती है। यदि देश में कुशल व योग्य साहसी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो जोखिम श्रम की सक्रिय और अनिवार्य साधन है। आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का ही परिणाम होता है। किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और पूंजी का प्रयोग जनशक्ति द्वारा होता है। मनुष्य जो उत्पादन करता है उसका उपभोग भी वो खुद करता है। देखिए, उद्यमशीलता का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हो आप, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर, अब आपके पास सब कुछ है। आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास नेचर की कैपिटल है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास इनोवेशन है, सब कुछ है आपके पास। आपके पास इंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो उसका यूज़ करके इंडस्ट्रीज को। इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? अबे जो काम स्टार्ट कर रहा है वो इंटरप्रेन्योर है, सिंपल सी बात है। जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, जो इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, ठीक है, वो इंटरप्रेन्योर है। तो अगर देश के अंदर यही नहीं होंगे तो फिर बेकार है। तो किसी कंट्री के अंदर इंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। जितने ज़्यादा अच्छे इंटरप्रेन्योर, जितने योग्य इंटरप्रेन्योर, उतना ज़्यादा आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर पाओगे। जितने बेकार इंटरप्रेन्योर, उतना आप जो है उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो ये फिफ्थ पॉइंट है, उद्यमशीलता। अब हम बात करते हैं फिफ्थ में ये इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। उद्यमशीलता वाले में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है। कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ उपलब्ध साहसिक योग्यता से प्रभावित होता है, क्योंकि विज्ञान और आविष्कार इस, लेकिन ये निर्जीव साधन सक्रिय, ये वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक है। साधनों का दोहन करेंगे। आर्थिक विकास साहसी नहीं है जो विकास की, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, रीड कर लिया है मैंने, ठीक है। ये छोड़ सकते हो आप, जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यमशीलता वाले में इतना काफ़ी है, और आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, ये सारा आप छोड़ सकते हो। लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट की। लास्ट जो पॉइंट है सिक्स्थ, विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। दूसरे देश की पूंजी को विदेशी पूंजी कहते हैं। अल्प विकसित देशों के अंदर आर्थिक विकास की जो परियोजनाएं होती हैं उसके लिए विदेशी सहयोग और विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बिना देश, अल्प विकसित देश जो होते हैं वो
विकास नहीं कर सकते हैं। बिना विदेशी सहयोग के इन देशों का आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता। तो जितने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, कंट्रीज होती है, जितनी ज़्यादा फॉरेन कैपिटल आएगी उस कंट्री के अंदर उतना ज़्यादा वो विकास करेगा, जितनी कम आएगी उतना कम विकास करेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद के पास तो पैसा होता नहीं है। क्योंकि अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत कम होती है, बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो बात ही खत्म हो गई सारी। ऊपर अभी हम पढ़ के आए, जब पूंजी निर्माण ही नहीं होगा, नई नई इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी, पूंजीगत वस्तुएं नहीं बनेंगी तो देश कहाँ से विकास करेगा। बचत वगैरह कम से सब कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, ये 6 पॉइंट हैं जो कि आपके आते हैं मेरे भाई, आपके ये आते हैं आर्थिक के अंदर। ठीक है, गैर आर्थिक के हम जो है सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 15 से 20 नंबर का। इससे प्रीवियस हमने सूचक पढ़े, इंडिकेटर। सूचक अलग होते हैं, मापन के सूचक अलग होते हैं, और ये प्रभावित करने वाले तत्व ये अलग होते हैं। वो अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है। ठीक है जी, ये आर्थिक कारक है, ये आर्थिक कारक हैं, और कल हम जो है अनार्थिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इसमें भी है। फिर ये सेपरेट आएगा ह्यूमन कैपिटल, पूंजी निर्माण क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पूंजी निर्माण। इस पे हम जो है बात करने वाले हैं आराम से, पूरा सेपरेट टॉपिक, पूरा डिटेल में कि पूंजी निर्माण आखिर होता क्या है। जब हमने यहाँ पे पढ़ा था ना पहला पॉइंट पूंजी निर्माण, कि भाई भौतिक वस्तुओं का उत्पादन हो, पूंजी मशीनों का निर्माण हो, फिक्स कैपिटल जो है, फिक्स एसेट जो है बने, फिक्स कैपिटल जो है बने, ये क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ह्यूमन कैपिटल पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा, और 2 क्वेश्चन फंसेंगे सीधा सीधा। तो इस यूनिट को आप कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन सीधा सीधा फंसेंगे तो आपका कल्याण इसी 2 यूनिट में जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का भी यूज़र नेम आ रहा होगा, दुग्गल_रिटर्न। आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।